उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने इदरीस और इकबाल नाम के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग 26 सितंबर को बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हुई हिंसा में शामिल थे। वहां आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हो गया था। पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोपी इदरीस और इकबाल के पास पुलिस से छीनी गई सरकारी एंटी रायट गन बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों के पास से एंटी रायट गन के अलावा अवैध तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की गई। बरेली के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए इदरीस और इकबाल 26 सितंबर को उस भीड़ में हथियारों के साथ शामिल थे जिसने पुलिस टीम पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था, तेजाब और पेट्रोल की बोतलें बरसाई थीं। यहां तक कि पुलिस की टीम पर गोलीबारी भी की गई थी। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इसी दौरान भीड़ में मौजूद इदरीस और इकबाल ने अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए पुलिस के एक जवान से एंटी रायट गन छीन ली थी। बवाल के दौरान वो हथियार लेकर वहां से फरार हो गए थे। बाद में भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया था और मामला शांत करवाया था। लेकिन हिंसा के दौरान सरकारी बंदूक छीने जाने को लेकर भी एक मुकदमा कोतवाली थाने में लिखा गया था। पुलिस को उस एंटी रायट गन की तलाश थी। इसी दौरान सीबीगंज थाने की पुलिस को मुखबिर के जरिए खबर मिली कि दंगे में शामिल दो आरोपी बाइक से मीरगंज की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस ने एक नहर की पुलिया के पास चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही आरोपी इदरीस और इकबाल बाइक से वहां पहुंचे, उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। लेकिन पहले से तैयार पुलिस वालों ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी इदरीस और इकबाल के पैरों में लग गई। दोनों जमीन पर गिर गए। पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया। गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के दाहिने पैर में तो दूसरे आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस वालों ने घायल इदरीस और इकबाल को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। बरेली के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश 26 सितंबर को भड़की हिंसा में शामिल थे। ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी इदरीस उर्फ बोरा शाहजहांपुर के मदनापुर इलाके का रहने वाला है। उस पर पहले से ही चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी इकबाल भी शाहजहांपुर का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट, डकैती और अवैध हथियार रखने के 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यानी पुलिस के मुताबिक 26 सितंबर को हिंसा वाले दिन इदरीस और इकबाल को खास तौर से शाहजहांपुर से बरेली बुलाया गया था। और जब बवाल हुआ तो उन दोनों ने पुलिस के एक जवान से उसकी सरकारी एंटी रायट गन छीन ली थी। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी रायट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। हुक्का और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों ने 26 सितंबर की हिंसा में शामिल होने और सरकारी बंदूक छीनने की बात कबूल भी कर ली। और इस सब के बीच बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। इमरान मसूद को सुबह बरेली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन पुलिस को जैसे ही पता चला कि वो बरेली जाने की तैयारी में है, पुलिस की एक टीम ने इमरान मसूद को उनके साथियों के साथ उनके घर पर रोक दिया। बरेली जाने से रोके जाने और घर में नजरबंद किए जाने पर कांग्रेस सांसद भड़क गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर धर्म देखकर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। इमरान मसूद ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी। इससे पहले बरेली की दरगाह आला हजरत की तरफ से एक बयान जारी कर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और बरेली में की गई पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई। दरगाह आला हजरत ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि बरेली में पुलिस प्रशासन ने बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज किए और बुलडोजर कार्रवाई में निर्दोष मुसलमानों को निशाना बनाया। जबकि बीजेपी राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने इमरान मसूद समेत बरेली में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला। यानी बरेली हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान ने बरेली जाने की कोशिश की। सुबह 6:50 पर दोनों नेताओं को सहारनपुर से बरेली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उनके इस प्लान की खबर सहारनपुर पुलिस को लग गई।
पुलिस ने दोनों नेताओं के घर पहरा बढ़ा दिया देर रात को ही दोनों नेताओं के घरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए और सुबह जैसे ही इमरान मसूद अपने घर से स्टेशन जाने के लिए निकले, पुलिस अफसरों ने उन्हें रोक दिया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने पुलिस प्रशासन पर गुस्सा निकाला। इमरान मसूद ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बरेली में धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देखकर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे? पुलिस के सख्त पहरे की वजह से इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक बरेली नहीं जा सके। इस सब के बीच बरेली की दरगाह आला हजरत ने एक बयान जारी किया। बयान में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और बरेली में पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई। आरोप लगाया गया कि बरेली में प्रशासन ने बेगुनाह मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए और निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बीजेपी सांसद BL वर्मा ने बरेली मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ने का काम करेगा तो पुलिस कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं भेजेगी। इस सब के बीच बरेली नगर निगम ने उस मकान पर कार्रवाई की तैयारी कर ली जहां हिंसा के बाद तौकीर रजा छिपे थे। मतलब बरेली में हिंसा में शामिल आरोपियों, उनके मददगारों और हिंसा की पूरी साजिश रचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने बवाल वाले दिन यानी 26 सितंबर के 3 ड्रोन वीडियो भी जारी किए। उन वीडियो में बेकाबू भीड़ को रोकने की कोशिश करती पुलिस और फिर लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ दिखी। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ था। आरोप लगाया गया कि मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई थी और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई थी। पुलिस ने बताया कि भीड़ को रोका गया और माहौल न बिगाड़ने की हिदायत दी गई थी, लेकिन आरोप लगा कि इसके बाद भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया था। बवाल के दौरान ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ उलझते और फिर लाठीचार्ज के बाद भागते हुए देखा गया। बरेली पुलिस ने 3 अलग अलग ड्रोन वीडियो जारी किए, जिनमें शुरुआत में नमाज के बाद सड़कों पर इकट्ठा भीड़ पुलिस के ऊपर हावी होती दिखी। मौके पर मौजूद पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में थी। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करते ही वहां अफरा तफरी मच गई और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने भागना शुरू कर दिया था। पुलिस की तरफ से जारी तीनों ड्रोन तस्वीरों में दूर तक लोग भागते हुए दिखाई दिए। बड़ी संख्या में लोग पास में मौजूद एक मस्जिद में भी घुस गए थे, जबकि कुछ लोग मस्जिद की छत पर खड़े नजर आए। पुलिस की तरफ से जारी पहले ड्रोन वीडियो में इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाने वाली एक सड़क पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पुलिस वालों के सामने खड़े नजर आए। इसी वीडियो में नजदीक की एक दूसरी गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ को रोकते हुए कुछ पुलिस वाले भी दिखे। वो लगातार भीड़ में शामिल लोगों को पीछे की तरफ करते दिखे। पुलिस की तरफ से जारी दूसरे वीडियो में सैकड़ों लोगों की भीड़ पुलिस वालों के सामने झंडे लहराती दिखाई दी। इस दौरान वहां धक्का मुक्की और अफरा तफरी जैसा माहौल दिखाई दिया। पुलिस के तीसरे ड्रोन वीडियो में बेकाबू होती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वाले लाठीचार्ज करते नजर आए। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। झंडे और पोस्टर लहराकर आगे बढ़ने की जिद पर अड़ी भीड़ तितर बितर हो गई थी। पुलिस वाले उपद्रव कर रहे लोगों को लाठियों से पीटते दिखे। पुलिस के लाठीचार्ज के केवल 2 मिनट के अंदर लोगों की भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने सीधे भागकर खुद को बचाया, तो कुछ लोगों ने आसपास की इमारतों में घुसकर पुलिस की लाठियों से बचने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए इन तीनों वीडियो को सबूत के तौर पर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इधर यूपी के वृंदावन में कई साधु संतों ने आई लव मोहम्मद जैसी मुहिम के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता दी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में साधु संतों ने चैतन्य कुटी आश्रम में एक बैठक की। बैठक में कई साधु संतों, कथावाचकों और महंतों ने हिस्सा लिया। संतों ने शहर शहर आई लव मोहम्मद जैसी मुहिम चलाए जाने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। ये इसीलिए लाया जा रहा है कि उन्माद हो, विघटन हो और समाज में अनेक प्रकार के विरोध होकर के दंगे हो। हरियाणा के सोनीपत में एक पार्क में किसी ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 नंबर लिख दिया। इलाके के लोगों ने जब ये देखा तो पुलिस से इसकी शिकायत कर दी गई। बाद में पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के बहराइच में एक घर में अचानक लगी आग की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। घर में रहने वाले 4 लोगों के अलावा हादसे के वक्त घर में 2 पड़ोसी भी मौजूद थे जो हादसे में जान गंवा बैठे।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में करीब 34 महीने बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। शाम के वक्त उनके सैकड़ों समर्थक उनकी रिहाई के लिए महाराजगंज जेल के सामने घंटों तक जुटे रहे। इसके बाद जैसे ही इरफान सोलंकी बाहर आए, उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, उनके लिए नारे लगाए, आतिशबाजी की और जुलूस निकालते हुए घर तक ले गए। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो पिछले 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद थे। इस मामले में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने का फैसला सुनाया था। इरफान सोलंकी ने इसे न्याय की जीत बताया, साथ ही ये भरोसा भी जताया कि जल्द ही उनके खिलाफ ईडी का जो केस है वो भी खत्म हो जाएगा। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा सीट से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा था। नसीम सोलंकी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इरफान सोलंकी ने दावा किया कि उनकी पत्नी और उनके समर्थकों ने दिन रात एक कर दिए थे, इसी वजह से वो जेल से बाहर आ पाए और उन्हें लेने के लिए उनके सैकड़ों समर्थक उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल पहुंचे। उन्होंने इरफान सोलंकी की रिहाई होते ही उन्हें घेर लिया और वहां जमकर नारेबाजी की। इरफान सोलंकी के समर्थकों ने उन्हें कार में बैठाया और वो उसकी छत से बाहर निकलकर लोगों की तरफ हाथ हिलाते दिखे। इसके बाद वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कानपुर में अपने घर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में जोरदार आतिशबाजी की गई। इरफान सोलंकी लगभग 34 महीने बाद जेल से लौटे। वो करीब 2.5 साल से ज्यादा वक्त से गैंगस्टर एक्ट के तहत महाराजगंज जेल में बंद थे। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। उनके परिवार के लोगों ने उनके गले लगकर उनका घर में स्वागत किया। इस दौरान उनकी पत्नी और सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक नसीम सोलंकी भी उनके साथ रहीं। इरफान सोलंकी ने इसे न्याय की जीत बताया। बहुत अच्छा लगा और ये जो आप नीचे लोग देख रहे हैं, ये सब वही मेहनत है जिसकी वजह से आज हमारी बेगम विधायक बनी है, जो हमने संघर्ष करा है। इसके बाद तो घंटों तक इरफान सोलंकी के घर के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनके जेल से बाहर आने की खुशी मनाई और उनके समर्थकों ने काफी देर तक वहां जश्न मनाया। इधर लखनऊ जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल के अंदर हुए हमले को लेकर सियासी घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने यह तक कह दिया कि यूपी में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। यूपी के पूर्व खनन मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला लखनऊ जेल में हुआ। जेल के डीआईजी के मुताबिक विश्वास नाम के एक कैदी के साथ गायत्री प्रजापति की किसी बात को लेकर बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जेल डीआईजी के मुताबिक विश्वास ने अलमारी के निचले हिस्से में लगे लोहे से पूर्व मंत्री पर हमला कर दिया। हमले में गायत्री प्रजापति के सिर और एक हाथ में गंभीर चोट आई। जेल के अंदर पूर्व मंत्री पर हुए हमले से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए गायत्री प्रजापति को केजीएमयू पहुंचाया। वहां उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर में 13 टांके लगे। हमले की खबर मिलते ही गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर वाले भी केजीएमयू पहुंचे। उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि गायत्री प्रजापति को फंसाकर 8.5 साल से जेल में रखा गया है, जहां वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति के परिवार के लोगों ने जेल में उनकी जान को खतरा बताया। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ साल 2017 में चित्रकूट की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उनकी नाबालिग बेटी के साथ भी रेप का प्रयास करने का आरोप गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगाया गया था। कोर्ट ने नवंबर 2021 में उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुना दी थी। इसके अलावा यूपी का खनन मंत्री रहते हुए भी उन पर घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कई केस तो उन मामलों से जुड़े भी उन पर चल रहे हैं। पूर्व मंत्री पर सरकारी पद पर रहते हुए गलत तरीके से अवैध संपत्ति बनाने के भी आरोप लगाए गए थे और उन्हीं मुकदमों में सजा होने के बाद से गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद है। उन्होंने कई बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन जमानत नहीं मिली। लखनऊ जेल के डीआईजी के मुताबिक अलग अलग तरह की कई बीमारियों की वजह से पूर्व मंत्री को लखनऊ जेल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जेल के डीआईजी के मुताबिक वहां मौजूद कैदी विश्वास के साथ उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि विश्वास ने उन पर हमला कर दिया। पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। जेल के अंदर पूर्व मंत्री पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली
जिसमें उन्होंने गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी हमला बोला और लिखा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हुए हमले के बाद उनके घर वालों ने उनकी जान को खतरा बताया। जेल में वो सुरक्षित नहीं है, उन्हें बाहर निकाले, उनके साथ गलत किया गया है, साढ़े 8 साल से उन्हें फंसा के रखा गया है। लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टरों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर में 13 टांके लगाए। डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। पुलिस ने पूर्व मंत्री पर हमला करने के आरोप में कैदी विश्वास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर दिल्ली पुलिस श्री शारदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पहुंची। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद उस इंस्टीट्यूट में पुलिस ने अच्छी तरह से तलाशी ली। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वहां चैतन्यानंद सरस्वती के कमरे से कई सीडी मिली। दावा किया गया कि उन सीडी में अश्लील वीडियो हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती जिस कमरे में लड़कियों को बुलाया करते थे, वहां चैतन्यानंद सरस्वती की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें भी लगी मिली। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ चैतन्यानंद सरस्वती की मोबाइल चैट भी लगी, जिनमें वो छात्राओं के साथ कई आपत्तिजनक बातें करते दिखे। छात्राओं ने आरोप लगाए थे कि चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें बेबी कहकर बुलाते थे। आरोप लगे कि चैतन्यानंद सरस्वती कई छात्राओं को मैसेज करके अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करते थे। जो इसका विरोध करती थी उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 30 से ज्यादा छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बयान दर्ज कराए। इस मामले के सामने आने के बाद चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार कर लिया और अब दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर वसंत कुंज इलाके में मौजूद श्री शारदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां उनके कमरे की तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस टीम को चैतन्यानंद के कमरे से कुछ सीडी मिली, जिनमें अश्लील वीडियो होने की आशंका जताई गई। दावा किया गया कि उनके कमरे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के कई नेताओं के साथ उनकी फर्जी तस्वीरें भी लगी हुई थी। और छात्राओं ने आरोप लगाया था कि इन्हीं तस्वीरों के दम पर चैतन्यानंद अपनी धौंस जमाते थे। और छात्राओं का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जब चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल की तलाशी ली तो उनके कई छात्राओं से आपत्तिजनक बातें करने के सबूत पुलिस के हाथ लगे। आरोप लगाया गया कि चैतन्यानंद कई छात्राओं को बेबी कहकर बुलाते थे और जवाब न देने पर उन्हें मैसेज करके परेशान करते थे। उन मैसेजों में वो कई छात्राओं को शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर देते भी नजर आए। इधर यूपी के हाथरस में आवारा कुत्तों ने महज 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया। यूपी के हाथरस में आवारा कुत्तों के हमलों में महज 24 घंटों में 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने से हड़कंप मच गया। हमलों में जख्मी होने वाले लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के जालौन में नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। हालांकि उसके 3 साथियों को बचा लिया गया। घटना कोटरा थाना क्षेत्र में हुई। बताया गया कि वहां 4 दोस्त नदी में तैरने के लिए गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने गोहत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया। आरोपी के पास एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जो बाइक चालक था उसने बाइक को ना रोकते हुए यूटर्न लेकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लड़कों के शामिल होने पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। डांडिया कार्यक्रम का आयोजन सेंटर पॉइंट इलाके के धर्मपुर कोर्टयार्ड में किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के शामिल होने की खबर मिली। वो सीधे कार्यक्रम के मंच पर पहुंच गए। गाना गा रही गायिका से माइक ले लिया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम लड़कों के बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद तो उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ लड़कों को पकड़कर उनकी पिटाई भी कर दी। हंगामा होते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही कार्यक्रम में पहुंची पुलिस टीम ने हालात को संभाला। कार्यक्रम के आयोजकों ने हंगामा करने वाले हिंदूवादी संगठनों के लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हंगामे को लेकर कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
क्योंकि डांडिया कार्यक्रम के दौरान जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ वो उससे बुरी तरह डर गईं। पुलिस ने बताया कि अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके के धर्मपुर कोर्टयार्ड में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया। एक व्यक्ति ने तो मंच पर चढ़कर माइक थाम लिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लड़के शामिल हैं। ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, यहाँ हमारी सारी हिंदू बहनें हैं और ये हिंदुओं का पर्व है। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? बेलों के साथ नाच रहे हैं। आपको पता है कि वो असलम है या सलमान है? हिंदूवादी संगठनों ने डांडिया कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों पर भी आरोप लगाया। जो कमेटी है यहाँ मुसलमानों को बुला रही है। बवाल की खबर मिलते ही क्वारसी थाने की एक पुलिस टीम वहां पहुंची और मामला शांत करवाया। आयोजकों ने हंगामा करने वाले हिंदूवादी संगठनों के 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गरबा के कार्यक्रम कराने वालों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने टिकटें बेचने के लिए लोगों से यह झूठा वादा किया कि उनके कार्यक्रम में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह आएंगे। पुलिस के मुताबिक इसके बाद वो आयोजक लोगों के पैसे लेकर रफूचक्कर हो गए, क्योंकि दावा किया गया कि उन्हें वो कार्यक्रम कराने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने गरबा कार्यक्रम कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। आरोप है कि इसके बावजूद उन्होंने गरबा कार्यक्रम कराने के लिए टिकटें बेच दी और उन टिकटों पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की तस्वीर लगाकर यह दावा किया कि उस कार्यक्रम में वो भी आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब लोग वहां पहुंचे जहां वो कार्यक्रम होना था तो न तो वहां कोई आयोजक मिला और न ही कोई तैयारी की हुई थी। इसी के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। वो लोग धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एक्शन लेते हुए केस दर्ज कर लिया। क्योंकि आरोप लगाया गया कि वाराणसी में गरबा कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले उन आयोजकों ने लोगों से झूठा वादा करके टिकटें बेची। वहां पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि टिकटों पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की तस्वीरें छापकर उनसे यह वादा किया गया था कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब लोग वहां पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा दिखा। यहां तक कि वो आयोजक भी कार्यक्रम वाली जगह पर नहीं मिले। डांडिया कैंसिल हुआ है। जो यहाँ के जो आयोजक थे उन्हीं के पूरे तहरीर पे, उन्हीं के सह पे सारा चीज किया गया। इसके बाद तो टिकट खरीदकर वहां पहुंचे लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम रद्द हो जाने जैसी कोई भी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें यह कह दिया गया कि बारिश की वजह से कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालांकि लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए गरबा कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। प्रयास यही है कि अब मुकदमा जब पंजीकृत करें तो वो लोगों का पैसा वापस करें। लोगों की यही डिमांड है, अल्टीमेटली उसको पैसा वापस मिल जाए। उनके साथ हरासमेंट तो हुआ ही है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी आयोजकों को ये कार्यक्रम कराने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने पहले तो महंगे दामों पर टिकट बेची और फिर ऐन मौके पर वहां से फरार हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगा कि उन्होंने नवरात्र का व्रत रखने वाली कुछ छात्राओं को मुर्गा बना दिया। जानकारी के मुताबिक वो छात्राएं नवरात्र में व्रत रखने और पूजा करने की वजह से स्कूल आने में लेट हो गई। इस बात पर वो टीचर भड़क गए। आरोप लगा कि उन्होंने पहले देवी दुर्गा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की और फिर उन छात्राओं को मुर्गा बना दिया। मामला हाथरस के सरकारी स्कूल का रहा। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कई कार्यकर्ता उस स्कूल में पहुंच गए। वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद उनकी और उस स्कूल के प्रिंसिपल की जोरदार बहस हो गई। उन्होंने प्रिंसिपल से आरोपी शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की, लेकिन दावा किया गया कि वो शिक्षक उन कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने से पहले ही वहां से भाग निकले। इसके बाद उन कार्यकर्ताओं का हंगामा और बढ़ गया। कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, बात शिक्षा विभाग तक पहुंच गई। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए और भरोसा दिया कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आरोप लगा कि उन्होंने देवी दुर्गा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की और कुछ छात्राओं को मुर्गा बनाया। इन आरोपों को लेकर उस स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। माता के बारे में वो बच्चे पूजा करके आ रहे हैं, तरीके की ये टिप्पणी करना तो गलत है ना। लड़कियों को मुर्गा कब बनाया जाता है, तो लड़कियों को मुर्गा बना रहे हैं। इस मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस स्कूल के कुछ छात्रों से भी बात की। अच्छा, माता रानी को भेगो, मतलब माता रानी को फेंको। अच्छा, इनका अचार बढ़ेगा है। इसके बाद वो कार्यकर्ता इस बात पर अड़ गए कि आरोपी टीचर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। हालांकि उस स्कूल के प्रिंसिपल और वहां पहुंची पुलिस ने उन लोगों को शांत करवा दिया। ये पूरा मामला हाथरस के कॉम्पोजिट स्कूल का रहा। जानकारी के मुताबिक कुछ छात्राएं नवरात्र का व्रत रखने और पूजा करने की वजह से देरी से स्कूल पहुंची। इस पर उनके टीचर ने आपत्ति जताई। आरोप लगा कि उन्होंने पहले उन छात्राओं को मुर्गा बनाया
और फिर उनकी पिटाई भी की। इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता उस स्कूल में पहुंच गए। दावा किया गया कि इस मामले को बढ़ता देख आरोपी टीचर पहले से ही उस स्कूल से गायब हो गए। इसके बाद मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचा और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक रहस्यमयी बीमारी से कई बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहस्यमयी बीमारी की वजह से 6 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बच्चों की बीमारी के पीछे किडनी फेल होने को वजह बताया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम के कफ सिरप पर बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में मां दुर्गा के एक पंडाल में हो रही आरती के दौरान अचानक 2 सांड लड़ते हुए पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों को गिरा दिया। सांडों की वजह से पंडाल में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गैंग से जुड़े एक तस्कर से करीब 5 किलो ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। बताया गया कि आरोपी जग्गू भगवानपुरिया के एक करीबी के निर्देश पर काम कर रहा था। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक दूल्हे और उसके कुछ दोस्तों ने सड़क पर मारपीट कर दी। उसकी वजह से वहां भारी बवाल हो गया। जिन लोगों की पिटाई की गई उनके परिवार वालों को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने गुस्से में आकर सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनमें कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद वहां का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। हंगामे की शुरुआत मारपीट से हुई। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में मौजूद एक मैरिज हॉल में शादी समारोह की वजह से कई गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी गई। इस वजह से वहां जैम की स्थिति बन गई। इस बीच लोगों ने आरोप लगाया कि दूल्हे ने अपनी कार बीच सड़क पर खड़ी कर दी, जिससे हालात और बिगड़ गए। उस कार के पीछे चल रही एक दूसरी कार ने यह देखकर हॉर्न बजा दिया। दावा किया गया कि इसी बात पर गुस्साए दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कार में बैठे लोगों की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस कार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बैठे हुए थे और हमलावरों ने उन सबको पीटना शुरू कर दिया। बाद में जिनके साथ मारपीट हुई उनके परिवार वाले इस बात को लेकर उसी सड़क पर धरने पर बैठ गए और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई। सड़क पर धरना दे रहे लोगों को जबरदस्ती उठाया गया। पुलिस ने धरना प्रदर्शन तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। इस दौरान जो लोग नहीं माने उन्हें खींचकर वहां से ले जाया गया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें काफी देर तक समझाया कि वो सड़क से हट जाएं, क्योंकि धरने की वजह से वहां की स्थिति और बिगड़ गई थी। लेकिन वो लोग किसी भी कीमत पर हटने के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस ने जबरदस्ती उन लोगों को हटाकर हंगामे को शांत कराया। वो लोग मारपीट की घटना के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे। बताया गया कि मैरिज हॉल के बाहर दूल्हे ने अपनी कार बीच सड़क पर खड़ी कर दी थी और इस वजह से वहां जैम लग गया। दावा किया गया कि उस कार के पीछे चल रही दूसरी कार ने हॉर्न बजाया तो गुस्से में आकर दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कार में बैठे परिवार की पिटाई कर दी। बीच सड़क पर यह पूरा बवाल हुआ। इस दौरान कई लोग वहां जुट गए। पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद कई मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहे थे। इस वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी और इसके कारण ही वहां के हालात बिगड़ गए। यहाँ पर 3 शादियां चल रही थी, तो उसके चक्कर में यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रखा था। हालांकि बाद में पुलिस ने दूल्हे की गाड़ी को जब्त कर लिया और साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के एक मामले में हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर आरोपी के मकान के अवैध हिस्सों को ढहा दिया। इससे पहले कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इन संगठनों से जुड़े कई लोग थाने पहुंच गए और उन्होंने वहां हंगामा किया। उनके इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर वो लोग माने। मामला उज्जैन की बड़नगर तहसील का रहा। वहां रहने वाली एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उनके परिवार वालों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने अपना नाम गलत बताकर उस महिला से दोस्ती की और फिर उन्हें अपने साथ भगा कर ले गया था। इस बीच अचानक परिवार वालों को खबर मिली कि उस महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन महिला के घर वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठन सामने आ गए। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बता दिया और उनके इस हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन ने आरोपी के मकान पर कार्रवाई कर दी। आरोपी के मकान में बने अवैध हिस्सों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रशासन ने वहां बने एक कमरे को भी इसी तरह जमींदोज कर दिया।
इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पुलिस वालों की तैनाती की गई ताकि हंगामा न हो। इससे पहले कुछ हिंदूवादी संगठनों ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी मांगे रखी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। काफी देर बाद अधिकारियों ने जब उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया तब जाकर वो शांत हुए। जो फरियादी है उनके बयान हो रहे हैं, बयान के बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, FIR हो रही है। जिस महिला की संदिग्ध हालात में मौत हुई, उनके परिवार ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बताया गया कि उस व्यक्ति ने अपनी गलत पहचान बताकर महिला से दोस्ती की और फिर उसे अपने साथ भगा कर ले गया था। बाद में परिवार वालों को खबर मिली कि उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में 14 साल के एक बच्चे पर 2 परिवारों के दावा करने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां पुलिस के सामने दोनों परिवारों ने उस बच्चे को अपना बताया। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। थाने में काफी देर तक इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। फिर पुलिस ने दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनमें एक परिवार को वो बच्चा सौंप दिया। हालांकि दूसरे परिवार ने अपना दावा नहीं छोड़ा। उसने पुलिस के इस फैसले पर आपत्ति जताई। बताया गया कि आगरा के शंभूनगर इलाके में रहने वाली पूजा नाम की महिला का बेटा 4 साल पहले यानी साल 2021 में लापता हो गया था। उन्होंने अपने बच्चे की बहुत तलाश की। इसके बाद थाने जाकर केस दर्ज कर दिया था। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि उसे मंदिर से एक बच्चा मिला। बाद में पुलिस ने पूजा को खबर दी। फिर वो थाने पहुंची। उन्होंने 4 साल पहले लापता हुए अपने बच्चे की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस उस बच्चे को उन्हें सौंपने ही वाली थी कि थाने में एक दूसरा परिवार पहुंच गया। उस परिवार ने दावा किया कि वो बच्चा उनका है, जो कुछ रोज पहले ही अपने घर से गायब हो गया था। मामले को उलझता देख पुलिस ने दोनों परिवारों से दस्तावेज दिखाने की मांग की। काफी जांच पड़ताल और सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने दूसरे परिवार को वो बच्चा दे दिया। लेकिन जिस परिवार को पुलिस ने वो बच्चा पहले सौंपा था, उसने आपत्ति जता दी। पूजा नाम की उस महिला के मुताबिक वो बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने दावा किया कि सबूत देने के बावजूद पुलिस ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। फोटो मेरे जाके मैच कर रहे हैं, वो प्रूफ है मेरे पास। और जो निशान वगैरह पहले जो लिखे पड़े थे ना, वो निशान सारे इसके शरीर पे हैं, वो प्रूफ है मेरे पास। इस बीच जिस परिवार को पुलिस ने वो बच्चा सौंप दिया, वो काफी खुश नजर आया। परिवार के सदस्यों ने बच्चे पर दावा करने वाले लोगों पर हैरानी जताई। तो ताज्जुब हुआ था कि ये कैसे दावेदार कर रही है, प्रूफ बताओ, कुछ सबूत हो तो बोलो आगे। कुछ भी नहीं है, उस पर दावा कर रही हो कि मेरा बच्चा है। बच्चा तो मेरा है। पूरा हंगामा 14 साल के उस बच्चे को लेकर हुआ। बताया गया कि पूजा नाम की उस महिला का बेटा 2021 में लापता हो गया था और उन्होंने इस मामले में केस भी दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक उसने एक मंदिर से एक बच्चे को बरामद किया और इसकी जानकारी पूजा को दी। इसके बाद पूजा उस बच्चे को लेने थाने पहुंच गई और पुलिस ने वो बच्चा उन्हें दे दिया। तभी वहां एक दूसरा परिवार पहुंच गया और उसने उसी बच्चे पर अपना दावा किया। और बताया गया कि इस दावे के साथ उस परिवार ने पुलिस को कई सबूत भी सौंपे। उन सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने मान लिया कि ये बच्चा पूजा का नहीं बल्कि दूसरे परिवार का है। बताया गया कि वो पिछले कुछ रोज से अपने घर से गायब हो गया था। इधर हरियाणा के करनाल में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हरियाणा के करनाल में प्लास्टिक के पाइप समेत कई चीजें बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खौफनाक लपटें उस फैक्ट्री की छत के ऊपर तक देखी गई। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। घटना तरावड़ी इलाके में हुई। पीछे जो गोडाउन बना हुआ जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था, तो वहां से आग लगी है शॉर्ट सर्किट के कारण। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने के नाम पर करीब 10 करोड़ की ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश 10 अलग अलग राज्यों में 17 लोगों से ठगी कर चुका है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने जंगलों के बीच आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। आतंकियों के ठिकाने से कपड़े, खुदाई के उपकरण, गैस सिलेंडर और खाना बनाने का सामान भी बरामद किया गया। उधर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वहां के कोटली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट जैसे शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस प्रदर्शन की अगुवाई JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने की। उसके कार्यकर्ता पीओके के अलग अलग शहरों में रैलियां करते हुए पहुंचे। इन प्रदर्शनों को देखते हुए कोटली और मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इसके खिलाफ भी वहां के लोगों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह सभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया, पाकिस्तान से आजादी की मांग तक कर दी। उनका आरोप है कि सालों तक पाकिस्तान की सेना और सरकार उन्हें दबाने का काम करती रही। इसी के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी।
कोटली में तो प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने पुलों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए, लेकिन भीड़ ने उन कंटेनरों को उठाकर नदी में फेंक दिया। मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह की जो आग सुलग रही थी वो अब विकराल ज्वाला में बदलने लगी। वहां के कोटली, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत कई शहरों में लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कोटली में तो JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने बड़े बड़े कंटेनरों से रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन कंटेनरों को उठाकर पुल से नीचे फेंक दिया। कोटली में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी हैं, जिन्हें दबाने के लिए वहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इसके खिलाफ भी वहां के लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रावलाकोट से भी सामने आई। वहां एक चौक पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाए। उन्होंने ये चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती POK बंद रहेगा। पूरा कश्मीर, पूरा कश्मीर। इस बीच JKAAC के नेताओं ने POK के लोगों से अपील की कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ें। उनकी कोशिश थी कि POK के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों के जरिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव बनाया जा सके। और जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ POK के मुजफ्फराबाद पहुंचना शुरू हुई, वहां हंगामा बढ़ता चला गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से वहां लोग पहुंचने शुरू हो गए। उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस के साथ ही पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को भी उतार दिया गया, जिन्होंने भीड़ पर काबू पाने के लिए पहले तो उन्हें डराया, धमकाया, फिर उन पर गोलियां चला दी। दावा किया गया इस गोलीबारी की वजह से 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद तो वहां बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के चलाए आंसू गैस के गोले उठाकर उन्हीं की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। क्योंकि मुजफ्फराबाद में बढ़ती भीड़ से बौखलाई वहां की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। JKAAC ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की थी कि वो अलग अलग शहरों से मुजफ्फराबाद पहुंचें। जब लोग पहुंचे तो उनका सामना वहां मौजूद पुलिस वालों से और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों से हुआ, जिन्होंने फायरिंग कर 2 प्रदर्शनकारियों की जान ले ली। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह जख्मी बताए गए। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को बाकी लोग किसी तरह एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले गए। इस दौरान पुलिस वालों ने विरोध जता रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जो प्रदर्शनकारियों ने उठाकर उन्हीं की तरफ फेंक दिए। कुछ जगहों पर भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि पुलिस वालों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। वहां पुलिस की कुछ गाड़ियां भीड़ को तितर-बितर करने पहुंची थीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर और डंडे बरसाए, जिसके बाद पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए। POK के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और उन्हें ठगने का काम किया। इसी के खिलाफ वहां के लोगों ने POK के अलग अलग शहरों में आजादी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इधर बिहार में JDU विधायक संजीव कुमार के RJD में जाने की अटकलें तेज हो गईं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले JDU विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के RJD में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं। खबरों के मुताबिक 3 अक्टूबर को खगड़िया की परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर संजीव RJD की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद खगड़िया जाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने अस्पताल पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बाद में कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी कर खड़गे की तबीयत स्थिर होने की जानकारी दी। तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री डिंपल हायती और उनके पति के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज कर लिया गया। डिंपल के घर पर काम करने वाले 2 लोगों ने बदसलूकी और परेशान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने हैदराबाद के फिल्मनगर थाने में अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ शिकायत की। केंद्रीय कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। योजना के मुताबिक अगले 9 साल में 5,862 करोड़ रुपए खर्च कर 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के DA में 3% इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के करीब 1,18,00,000 कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस के सीबू प्रांत में आए भूकंप से तबाही मच गई। वहां 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। इसकी वजह से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फिलीपींस पहले ही तूफान की वजह से बेहाल हो चुका है। इसके बाद वहां आए भूकंप के तेज झटकों ने भी हाहाकार मचा दिया। भूकंप की वजह से वहां की कई बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं। इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर मिली।
इसके बाद वहां तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इस विनाशकारी भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। इसे देखते हुए प्रशासन ने सीबू प्रांत के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने मकान छोड़ने की सलाह दे दी। फिलीपींस के सीबू प्रांत में जिस वक्त भूकंप आया, एक यूट्यूबर वहां एक क्लब में बैठा हुआ था। भूकंप आते ही वहां रखा सामान जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। इसके बाद वो तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतरा। इसकी वजह से उसकी जान बच गई। इसके अलावा एक दूसरी इमारत में भी कार्यक्रम चल रहा था। वहां भूकंप के तेज झटकों की वजह से ऊपर वाली दीवार का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। 6.9 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से पूरा सीबू प्रांत थर्रा उठा। वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से अचानक वहां की इमारतें हिलने लग गईं। भूकंप आने से पहले एक यूट्यूबर सीबू प्रांत के एक बार में बैठा हुआ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां भूकंप आ गया। इसके बाद उसने इधर उधर देखा और अपनी कुर्सी से पास वाली रेलिंग को पकड़ लिया। कुछ सेकंड में ही वो इमारत जोर जोर से हिलने लग गई। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। उसने देखा कि उस बार में मौजूद लोगों ने नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। इसके बाद वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। I think we should probably get down. कुछ ही देर में उस बार में मौजूद सभी लोग उतरकर नीचे आ गए। इसके अलावा वहां की एक इमारत में रैंप वॉक चल रही थी। अचानक वहां लगे झूमर के हिस्से टूटकर नीचे गिरने शुरू हो गए और वहां भगदड़ मच गई। लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच ऊपर वाली दीवार का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया। ये देखकर लोग खौफ से भर गए। उन्होंने तुरंत उस इमारत को खाली कर दिया। भूकंप के तेज झटकों से सीबू प्रांत में मौजूद कई इमारतें ढह गईं। उनमें एक इमारत में कई लोग फंसे नजर आए। वो लोग मदद का इंतजार करते दिखे। Lord, please send some help, Lord. उनके फंसे होने की जानकारी मिलते ही तुरंत वहां बचाव अभियान चलाया गया और उस इमारत में फंसे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फिलीपींस में आए भूकंप की वजह से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। इसकी वजह से वहां हालात ऐसे हो गए कि अस्पतालों में इलाज के लिए बेड कम पड़ गए। अस्पताल प्रशासन को सड़क पर बेड लगाकर लोगों का इलाज करना पड़ा। वहीं भूकंप के तेज झटकों से वहां के एक चर्च का हिस्सा भी गिर गया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। भूकंप के बाद फिलीपींस के कुछ हिस्सों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क तक बंद हो गए। इसकी वजह से बचाव अभियान में काफी परेशानी हुई। फिलीपींस के सीबू प्रांत में जब भूकंप आया, उस वक्त कई लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर पर चल रहे थे। भूकंप आते ही वो लोग स्कूटर समेत जमीन पर गिर गए और इसके बाद भी काफी देर तक वहां भूकंप आता रहा। इस दौरान कई बार उन लोगों ने संभलने की कोशिश की, लेकिन भूकंप के तेज झटकों की वजह से वो सीधे खड़े तक नहीं हो पाए। इससे पहले वो आराम से उस सड़क पर चल रहे थे। तभी अचानक भूकंप आया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। वहीं दूसरी तरफ भूकंप आते ही एक सड़क किनारे बैठे लोग खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। इसके अलावा कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागते भी नजर आए। वो लोग बुरी तरह डर गए थे। जिस जगह वो लोग खड़े हुए थे वहां बड़ी बड़ी इमारतें थी। उन लोगों को डर था कि भूकंप के झटकों की वजह से वो इमारतें न गिर जाएं, इसीलिए उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वहां की एक चर्च का ऊपर वाला हिस्सा भी गिर गया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप आया। इसका केंद्र सीबू प्रांत का बोहो शहर था। भूकंप से वहां की कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में तो सिवाय मलबे के कुछ और नजर ही नहीं आया। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया और मलबे में फंसे कई लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उधर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी की T20 मैचों की रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बना लिया। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी के इतिहास में T20 बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया। एशिया कप के बाद आईसीसी रैंकिंग में उनके 931 पॉइंट हो गए और वो बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के डेविड मिलान ने 919 पॉइंट हासिल किए थे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी पर आरोप लगाया कि वो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है। एडवाइजरों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने या पीसीबी लेनी है। भारत की अंडर 19 टीम की तरफ से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक जड़ दिया। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 86 गेंदों पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल सलाहकार आसिफ मोहम्मद ने दावा किया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर और टीम के कप्तान रहे शाकिब अल हसन को कभी टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया।
उधर हिंद महासागर में मौजूद द्वीप मेडागास्कर में प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी जेन जी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग की। वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और मेडागास्कर की राजधानी समेत कई शहरों में जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोग पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके। उन्होंने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी एक्शन लिया। उसने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। जिसे जहां जगह मिली वो उसी तरफ दौड़ पड़ा। इस भाग दौड़ में कई लोग सड़क पर गिर गए और भीड़ उनके ऊपर से गुजर गई। मेडागास्कर से पहले नेपाल, फिलीपींस और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भी जेनजी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया था। जेनजी उन लोगों को कहते हैं जो युवा हैं, मतलब 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है, युवा हो चुके हैं। नेपाल में तो जेनजी आंदोलन की वजह से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ गई थी। इसी तरह के हालात मेडागास्कर में भी बन गए। वहां पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे युवाओं ने पिछले हफ्ते ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रदर्शन के दौरान सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई थी। जमकर उत्पात मचाया गया। वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। इस बीच हालात हाथ से निकलते देख मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने अपनी सरकार को बर्खास्त तक कर दिया था। लेकिन जेनजी प्रदर्शनकारी इस जिद पर अड़ गए कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति आंद्रे राजोलिना भी अपनी कुर्सी छोड़ दें। भड़के हुए युवा पुलिस से भी भिड़ने को तैयार दिखे। मेडागास्कर में पिछले हफ्ते शुरू हुए आंदोलन ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। राजधानी अंतानानारीवो में एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो गया। पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। मेडागास्कर हिंद महासागर में मौजूद एक टापू है जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी छोर पर है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले मेडागास्कर में पीने के पानी और बिजली का संकट बढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। हालांकि युवाओं के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति ने सरकार को बर्खास्त करते हुए प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति का इस्तीफा होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। अमेरिका में 8 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बिना तनख्वाह के ही छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई, क्योंकि वहां शटडाउन लागू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खर्चों से जुड़ा बिल संसद से पास नहीं करवा पाई। यानी अमेरिका में सरकार को अपने कर्मचारियों को देने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो अटक गए। हालांकि इस शटडाउन की वजह से अमेरिका पूरी तरह बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि सेना, स्वास्थ्य और एयरपोर्ट जैसी कई जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी काम करते रहेंगे। अमेरिका का कारोबारी साल 30 सितंबर को खत्म होता है। ऐसे में सरकार को 30 सितंबर या उससे पहले ही अपना बजट संसद से पास करवाना होता है। अगर बजट किसी वजह से पास नहीं हो पाता है तो सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है। इसकी वजह से कई सरकारी विभागों को पैसे नहीं मिलते। ऐसे में सरकार की गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसे ही शटडाउन कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी 30 सितंबर तक फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाई, क्योंकि उसे अमेरिका की विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन नहीं मिला। ट्रंप सरकार फंडिंग को जो बिल लाई उसके समर्थन में 55 वोट पड़े, जबकि बिल को पास करवाने के लिए 60 वोट चाहिए थे, यानी 5 वोट कम रह गए। यही वजह रही कि ट्रंप ने शटडाउन के लिए पूरी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार बता दिया। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका में सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा हो। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में तो अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन देखा था, क्योंकि दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच 35 दिन तक का शटडाउन रहा था। और इसके 6 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शटडाउन की वजह से वहां करीब 40% सरकारी कर्मचारी बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर रहेंगे। इनकी संख्या 8 लाख से भी ज्यादा बताई गई। हालांकि सेना और अस्पताल समेत जरूरी सेवाओं पर शटडाउन का कोई बड़ा असर नहीं होगा। अमेरिका में शटडाउन के हालात इसलिए बने क्योंकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी संसद में फंडिंग बिल पास करवाने में नाकाम रही। इस बिल के लिए वहां की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन जरूरी था, लेकिन स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती किए जाने का विरोध करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने बिल के खिलाफ मतदान किया, इसीलिए वो अटक गया। यही वजह रही कि ट्रंप ने शटडाउन का ठीकरा डेमोक्रेटिक पार्टी पर फोड़ा। The Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected. हालांकि ट्रंप के मुताबिक ये शटडाउन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है। उन्होंने संकेत दिए कि फंड की कमी की वजह से पिछली सरकार के कई कामों को रोका जा सकता है। A lot of good can come down from shutdowns. We can get rid of a lot of things that we didn't want, and
they'd be Democrat things. ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी अमेरिका में 3 बार शटडाउन हुआ था। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका में सरकार ही शटडाउन हो गई, मतलब सरकार ही बंद हो गई। यहां की पब्लिक ये समझ ही नहीं पा रही कि सरकार है या कंप्यूटर है, बंद कैसे हो गई। वहां सरकार ही कैसे बंद हो जाती है। सब सरकारी दफ्तर बंद हो गए, सारे सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया। मतलब है तो ये वहां की केंद्र सरकार के लिए, राज्यों की सरकारें तो चल रही हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है, ये समझने वाली बात है। तो क्या है कि वहां भी बाकी देशों की तरह सरकार बजट बनाती है। मतलब इतना टैक्स से पैसा आया, उस पैसे का क्या करना है, बजट होता है। सेना को इतना देना है, स्कूलों में इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना खर्च करना है, वगैरह वगैरह। हर साल बजट बनता है, सब जगह बनता है, वहां भी बनता है। सरकार बजट बनाती है, संसद को उस पर वोटिंग करनी होती है। मतलब संसद बजट पास करती है, तब जाकर पैसा बांटा जाता है। अब वहां की सरकार का साल शुरू होता है 1 अक्टूबर को, यानी पिछला साल खत्म होता है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर तक बजट संसद को पास करना होता है। और अगर संसद पास ना करे तो, मतलब वहां के सांसद अगर सरकार के बनाए बजट से राजी ना हो तो क्या होता है, सरकार बंद हो जाती है। शटडाउन मतलब जब तक सांसद राजी नहीं होंगे तब तक काम आगे नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार चलेगी कैसे, पैसा कहां से आएगा। इस साल का सरकार चलाने का पैसा तो मंजूर ही नहीं हुआ। अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वहां यही सिस्टम है। तो बस बहुत ही जरूरी वाले काम चलते रहते हैं, जैसे सैनिकों को जो देना है वो पैसा जाता है, या एयरपोर्ट चलाने के लिए एयर ट्रैफिक को पैसा जाता है, लेकिन बाकी मोटे तौर पर सारी सरकार बंद हो जाती है। ऐसा वहां 1980 से 14 बार हो चुका है। होता कुछ ही दिनों के लिए है, लेकिन जब तक संसद बजट नहीं पास करती सरकार ठप हो जाती है। और 1980 से 14 बार हो चुका है। साल 2018 में जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे तो 35 दिन तक सरकार ठप हो गई थी, शटडाउन हो गया था। तो अब सवाल यह है कि संसद पास क्यों नहीं करती बजट को। तो कई बार तो वहां क्या होता है कि संसद में किसी और पार्टी का बहुमत होता है, सरकार दूसरी पार्टी की होती है। जी, ये बात यहां पब्लिक को जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे यहां तो सांसदों का चुनाव होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, वो अपना प्रधानमंत्री चुनती है, ठीक है। वहां ऐसा नहीं है। संसद का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। तो कई बार संसद में बहुमत एक पार्टी का होता है, राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का होता है, और सरकार होती है राष्ट्रपति की, बजट बनाती है राष्ट्रपति की सरकार। लेकिन वो बजट लागू तब होता है जब संसद उसको पास कर दे। या फिर कई बार ऐसा होता है, जैसा हमारे यहां भी हो जाता है कई बार, कि लोकसभा में तो एक पार्टी का बहुमत होता है लेकिन राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं होता, तो कई कानून अटक जाते हैं। तो जैसे हमारे यहां संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां भी संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे है जैसे मान लो लोकसभा, और सेनेट को आप मान लो ऐसा है जैसे राज्यसभा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को शॉर्ट में हाउस ही कहते हैं, हाउस। तो एक हाउस, 2 सदन है, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा, वहां होते हैं हाउस सेनेट। हाउस में होते हैं 435 सदस्य जो देश भर से चुनकर आते हैं। जैसे हमारे यहां लोकसभा में 543 चुनकर आते हैं, वहां 435 चुनकर आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी राज्यसभा और उनकी सेनेट का हिसाब अलग है। पूरे अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50, और उनके हाउस में तो हर राज्य की सीटों की संख्या अलग अलग है जनसंख्या के हिसाब से। जैसे हमारे यहां लोकसभा में अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है, वैसे वहां पर भी है, वो 435 बन के आते हैं। लेकिन वहां की सेनेट में सब राज्य बराबर होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, ज्यादा जनसंख्या वाला हो कम जनसंख्या वाला हो, हर राज्य के सेनेट में 2 सदस्य होते हैं, यानी 50 राज्यों के 2-2। तो सेनेट में टोटल 100 हो गए, 100 सदस्य होते हैं। पार्टियां तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, वहां 2 मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ओबामा और बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हाउस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो लोकसभा के बराबर वो है, उसमें एक पार्टी का बहुमत होता है, सेनेट में दूसरी पार्टी का बहुमत होता है, तब भी मामला अटक जाता है कई बार। तो इस बार क्या हुआ है? इस बार राष्ट्रपति कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के, ट्रंप।
हाउस में किस पार्टी का बहुमत है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किस पार्टी का बहुमत है? रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। तो फिर सेनेट में किस पार्टी का बहुमत है? वहां भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। तो फिर क्या हुआ? जब राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी का है, संसद के दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, तो फिर बजट कैसे नहीं पास हुआ? सरकार कैसे शटडाउन हो गई? तो वो क्या है कि हालांकि हाउस में भी और सेनेट में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का ही बहुमत है, लेकिन बहुमत के आंकड़े में वहां एक पेच है। जैसा हमने बात की थी कि हाउस में वहां 435 सीटें होती हैं, तो वहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत ही थोड़ा सा बहुमत है 220 रिपब्लिकन पार्टी के हैं, 215 विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। 435 में 220, 215, ठीक है। तो वहां तो ट्रंप सरकार का बजट पास हो गया, लेकिन सेनेट में अटक गया। अब वो क्यों अटक गया? क्योंकि सेनेट में जो बहुमत है रिपब्लिकन पार्टी के पास, वो है 100 में 53 सीट का। मतलब 47 विपक्ष के हैं सेनेट में और 53 रिपब्लिकन पार्टी हैं। तो क्या हुआ भाई? यहां क्यों नहीं पास हुआ? बहुमत तो है। हुआ ये कि वहां सेनेट में एक और नियम बनाया हुआ है उन्होंने, वो ये कि सेनेट में जो भी अहम बिल हैं, जैसे ये बजट वाला बिल, ये 100 में 51 के बहुमत से पास नहीं होते। वहां सेनेट में बिल पास करने, ऐसे वाले बिल पास करने के लिए 60 वोट चाहिए होते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के पास हैं 53, यानी उनको 7 और वोट चाहिए विपक्षी सांसदों के, तभी बजट पास हो सकता है। तो इस बार क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रस्ताव था उसको मिल पाए 55 वोट, 2 तो और मिल गए 53 से, लेकिन 55 ही मिले, 60 नहीं हो पाए, यानी 45 वोट उसके खिलाफ पड़े। तो 45 खिलाफ पड़े, 60 चाहिए थे, 55 मिले, तो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, सरकार बंद हो गई। अब विपक्षी पार्टी क्या मांग रही है? तो वहां ओबामा के टाइम मिडिल क्लास परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लेने पर टैक्स में छूट दी गई थी, वो इस साल खत्म होने वाली है, और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि स्वास्थ्य बीमा में टैक्स छूट जारी रखी जाए। और एक और कार्यक्रम है निचले तबके के परिवारों को इलाज का खर्च देने वाला, वो भी जारी रखे सरकार। मतलब ये दोनों स्वास्थ्य की योजना है। ट्रंप ये योजनाएं बंद करना चाहते हैं, तो विपक्ष ने बजट ही रोक दिया और सरकार हो गई शटडाउन। अब दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ेगा, तब शटडाउन खुल पाएगा। अब ट्रंप तो ट्रंप है, वो विपक्षी पार्टी को विलेन बनाने में लगे हैं कि ये तो ब्लैकमेल है भाई। वो धमकियां दे रहे हैं कि इस शटडाउन से वो घबराने वाले नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पे भेज दिया बिना तनख्वाह के, वो कह रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, और चली जाएगी तो उसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार होगी, मैं नहीं हूं। जबकि विपक्षी पार्टी कह रही है कि ट्रंप को तो बहाना चाहिए लोगों को नौकरी से निकालने का, और खर्चे कम करने के नाम पर मिडिल क्लास की स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्चे काटकर वो उन पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। तो एक तरह से ये नूरा कुश्ती है। सेटल तो करने पड़ेगा दोनों पक्षों को, कितने दिन सरकार बंद रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगले साल हैं चुनाव, दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को जुटा रही हैं। अब आप कहोगे चुनाव अगले साल कैसे हैं भाई? अभी 2024 में तो हुए थे, चुनाव जीते थे ना ट्रंप। तो याद कीजिए अभी क्या बात की थी हमने, वहां राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, संसद के चुनाव अलग होते हैं। हर 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अभी हुआ ट्रंप का 2024 में, उसके 2 साल बाद होता है संसद का चुनाव, यानी अब 2026 में होंगे संसद के चुनाव। और यह जरूर हो सकता है कि राष्ट्रपति एक पार्टी का हो, संसद में बहुमत विपक्षी पार्टी का हो जाए। तब तो राष्ट्रपति के हर उस फैसले पर संसद अड़ंगा लगा सकती है जो संसद में पास होने के लिए आएगा। अभी तो राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, संसद में बहुमत भी रिपब्लिकन पार्टी का है, तब यह हालत देखो। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी संसद के चुनावों के लिए अपनी ताल ठोक रही है। उसका मानना है कि ट्रंप जो ये टैरिफ लगाकर कर रहे हैं, ये वीज़ा नियम बदल रहे हैं, सरकार के खर्चे कम करने के नाम पर लोगों को सरकारी नौकरियों से निकालकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, रोज सुबह उठकर कोई नया ही राग छेड़ देते हैं, इससे पब्लिक उनके खिलाफ हो जाएगी और संसद के चुनाव में उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर बजट अटका दिया है। अब ट्रंप भी अड़े हुए हैं, उनका कैलकुलेशन अलग है। उनका कैलकुलेशन यह है कि सरकार शटडाउन होने से लोगों को जो परेशानी होगी उसके लिए लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को कोसेंगे, इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को संसद के चुनाव में अगले साल नुकसान होगा। तो यह अपना अपना गणित चल रहा है, अपने अपने गणित के हिसाब से दोनों पक्ष अड़ गए और हो गया शटडाउन। तो ऐसे बंद हो जाती है अमेरिका में सरकार। 100 बात की एक बात। इधर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं किया।
रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.5% पर बरकरार रखा। ये वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को पैसा देता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। जीडीपी विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक के बढ़े अनुमान से शेयर बाजार में निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ। सेंसेक्स 715 अंक चढ़ गया तो निफ्टी उछलकर 24,836 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 4 लाख करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, फार्मा और आईटी सेक्टर के शेयरों में हुई, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स पर दबाव रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के एक प्रोजेक्ट की जानकारी भारत में बने ऐप की मदद से दी। उन्होंने बताया कि उनकी प्रेजेंटेशन को बनाने में भी स्वदेशी ऐप का ही इस्तेमाल किया गया। ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैप माई इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। उधर गाजा युद्ध में शांति के अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास की रजामंदी से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी। ट्रंप यही नहीं रुके। उनके मुताबिक अगर उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला तो यह पूरे अमेरिका का अपमान होगा। उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर कई युद्धों को खत्म करवाने का श्रेय लिया। दावा किया उनके प्रस्ताव को मानकर अगर इजरायल और हमास ने जंग रोक दी तो यह 8वीं जंग होगी जिसे उन्होंने खत्म करवाया। ट्रंप ने इसके लिए जो दलीलें पेश की उनमें एक बार उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग का उन्होंने फिर जिक्र किया। इसके साथ ही कई दूसरी लड़ाइयों की चर्चा कर उन्होंने खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की वकालत कर दी। इससे पहले ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 साल से जारी जंग को रुकवाने के लिए 20 पॉइंट वाला एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल को बमबारी रोकनी होगी, साथ ही हमास के लड़ाकों को भी हमले बंद करने होंगे, साथ ही हमास को सरेंडर भी करना होगा। यही नहीं, ट्रंप के प्रस्ताव में हमास के कब्जे में मौजूद सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की भी बात की गई। उनके इस प्रस्ताव पर इजरायल के प्रधानमंत्री हामी भर चुके हैं। लेकिन हमास की रजामंदी से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर सबको चौंका दिया। उनके मुताबिक अगर उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला तो यह अमेरिका के लिए अपमान की बात होगी। They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. But well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't want it. ट्रंप ने अपने बयान में कई युद्धों का जिक्र कर दावा किया कि उन्होंने उन लड़ाइयों को खत्म करवाया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग की भी बात की। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अगर उनके प्रस्ताव को मानकर हमास ने जंग रोक दी तो ये 8वीं जंग होगी जिसे उन्होंने रुकवाया। If this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए 20 पॉइंट वाला एक प्रस्ताव पेश किया था। उनके इस प्रस्ताव पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सहमति भी जता दी थी। बाद में इजरायल ने चेतावनी दी कि अगर हमास ने यह प्रस्ताव नहीं माना तो उसकी सेना हमास को पूरी तरह खत्म कर देगी। इधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन का नीप्रो शहर भीषण ड्रोन हमलों से दहल उठा। वहां रिहायशी इलाकों में आसमान से बम की तरह फटने वाले दर्जनों आत्मघाती ड्रोन गिरा दिए गए। यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि रूस की फौज ने युद्ध में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, क्योंकि नीप्रो में कई इमारतों पर बमबारी कर दी गई। हमले में उन इमारतों की सूरत बिगड़ गई। वहां इतने भयंकर धमाके हुए कि कुछ मकानों की छत तक ढह गई, दीवारें भी दरक गई, खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इतना ही नहीं, मकानों के पास सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। दावा किया गया कि कई महीनों के बाद नीप्रो शहर पर इतना जबरदस्त हमला किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने वहां रात के वक्त बारूद की बारिश शुरू की, जो दोपहर होने तक जारी रही। लगातार हो रहे धमाकों से लोग डर के मारे सहम गए। जान बचाने के लिए वो जहां जगह मिली वहीं छिपे रहे, क्योंकि रूस के ड्रोन नीप्रो शहर में जहां भी फटे वहां तबाही मच गई। एक व्यक्ति ने तो आसमान से गिरते एक ड्रोन का वीडियो भी बना लिया। उसे देखते ही वो चीख पड़ा। बिजली की रफ्तार से आया वो आत्मघाती ड्रोन कई इमारतों के बीच फटा। उसके फटते ही जोरदार धमाके के साथ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। वो रोशनी आसमान में काफी ऊपर तक देखी गई। जिस जगह पर ड्रोन गिरा उसके आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। इमारतों के साथ साथ सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की भी सूरत बिगड़ गई। एक गाड़ी तो हमले के बाद लगी आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक नीप्रो शहर पर 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन बरसाए गए। दावा किया गया कि वहां कई महीनों बाद इतना भीषण हमला किया गया। और इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए।
नीप्रो शहर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। रॉयटर्स के मुताबिक नीप्रो के आसपास के इलाकों में भी जमकर बारूद बरसाया गया। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत का दौरा कर सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे पर रक्षा और कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम के संगठन ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने गौ घाट पर बच्चियों की आरती उतारी, उन्हें भोजन करवाया और तोहफे दिए। हर जगह महिलाओं का नाम कितना है। हिंदू भाइयों में देवी के रूप में पूजी जाती है, मुस्लिम समाज में रहमत और बरकत कही जाती है। इधर उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार के आतंक से लोग दहशत में आ गए। हालात ऐसे हो गए कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लग गए। जानकारी के मुताबिक वो गुलदार कोटद्वार के कई अलग अलग इलाकों में दिखाई दिया। इसके बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। गांव वालों ने बताया वो गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद उत्तर प्रदेश के गांव से भी उस गुलदार के आतंक की खबर सामने आई। दावा किया गया उसने वहां एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद तो कोटद्वार में रहने वाले लोग और डर गए। इस दौरान कोटद्वार में एक इलाके से गुजर रहे कुछ लोगों का उस गुलदार से सामना हो गया। वो सभी लोग एक गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी की रोशनी को देखते ही उसने गाड़ी के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में वो भागकर झाड़ियों में चला गया। इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो गया। वन विभाग की टीम ने कोटद्वार के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। साथ ही गांव वालों से भी सतर्क रहने की अपील की गई, क्योंकि वो गुलदार खुलेआम वहां घूमता नजर आया। जिस रास्ते पर वो गुलदार घूम रहा था वहां से एक गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी में सवार लोग उसे देखते ही रुक गए। उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उस गुलदार ने गाड़ी के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। डर कहाँ रहा वो, उसे देखो ना, वो डर कहाँ रहा, वो देखो, वो देख रहा गाड़ी को, वो गाड़ी के साथ उजाले के साथ। थोड़ी देर बाद वो गुलदार दौड़कर उस गाड़ी से आगे निकल गया। वो आगे आगे चल रहा था जबकि वो गाड़ी उसका पीछा करती दिखाई दी। काफी देर तक वो वहीं घूमता रहा। उसने कई बार उस गाड़ी की तरफ भी देखा, लेकिन इसके बाद वो झाड़ियों में चला गया। इस मामले के सामने आने के बाद वन विभाग ने वहां गश्त लगानी शुरू कर दी। साथ ही गांव वालों को भी सावधान रहने की सलाह दी। जो भी सेंसिटिव जगह है वहाँ पे फ्लॉक्स लाइट का इंतजाम किया है, फ्लॉक्स लाइट लगाइए। गांव वालों के मुताबिक वो गुलदार घूमते घूमते वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। इसकी वजह से लोग खौफ से भर गए। लोगों ने शाम होते ही घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। गांव वालों ने दावा किया कि वो गुलदार उनके कई मवेशियों को शिकार बना चुका है।